Hello bachon, let's read the question. So this question has two parts, A and B. In A part, they are asking, draw the circuit arrangement for studying the input and output characteristics of a NPN transistor in CE configuration. CE means common emitter configuration. With the help of these characteristics, define input resistance and current amplification factor. And B part, describe briefly with the help of a circuit diagram that how an NPN transistor is used to produce self sustained ऑक्सीलेशन, कि हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर से किस तरह से ऑक्सीलेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेल्फ सस्टेन होते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना है. So I am writing the key concept of this question. तो पहले हम अपना ए पार्ट करेंगे. ए पार्ट में हमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बनाऊं, उसके बाद मैं करेक्टरिस्टिक्स बनाती हूँ. ये मेरे पास है इस तरह से, ये ट्रांजिस्टर है, ये बेस हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इमिटर हो जाएगा. ठीक है, अब ये इमिटर से यहाँ पर इसमें जाएगी आई ई करंट, इमिटर करंट हो जाएगी. ये यहाँ पर बेस करंट हो जाएगा, यहाँ पर हमने लगा दिया है इस तरह से. बेस करंट जो होती है वो किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है. माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इस तरह से फ्लो हो रही है. ठीक है, फिर ये फर्दर इस तरह से यहाँ जुड़ा हुआ होता है. यहाँ पर वोल्ट मीटर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा बीईई. इस तरह से जोड़ देंगे. यहाँ से एक हम यहाँ पर हम जोड़ेंगे एक रियोस्टेट इस तरह से, और यहाँ पर फाइनली हम जोड़ देंगे एक वोल्टेज, बैटरी जोड़ देंगे. ठीक है, इस तरह से हमने एक बैटरी जोड़ दी है. ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस है, और ये हो जाएगा बी बी बी. ये हो गया हमारा रियोस्टेट RH1. ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा इस तरह का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है. अब ये सर्किट आगे बढ़ेगा इस तरह से. ठीक है, ये वाला जो सर्किट होता है इसको हम बोलते हैं इनपुट सर्किट. ठीक है, इतना जो सर्किट है वो मेरा इनपुट सर्किट है. अब आउटर सर्किट ये सी से बढ़ेगा इस तरफ, इसमें आएगी आपकी कलेक्टर करंट. उसके लिए यहाँ लगा देंगे अमीटर, ये नापता है मिली एम्पियर में. इस तरह से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सिंपली जैसे वहां पर किया था यहाँ पर भी आ जाएगा वोल्ट मीटर. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बीसीई हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा कलेक्टर इमीटर, यहाँ पर बेस इमीटर था. ठीक है, इस तरह से. फिर यहाँ पर दूसरा रियोस्टेट लगेगा इस तरह से. ये यहाँ पर हमने रियोस्टेट लगा दिया है और ये यहाँ पर फाइनली बैटरी कनेक्ट हो जाएगी. ये इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दी है. ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो गया BCC. ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया है सीई कॉन्फ़िगरेशन का इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, जहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप लेते हैं और एक पी टाइप लेते हैं. हमें क्या बनाना है, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके करने हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की. ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ जो होता है वो हमें कैसे मिलता है, जो कर्व हमें मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है, हम प्लॉट करते हैं हमारी इनपुट करंट को, इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज. ठीक है, इनपुट करंट लेते हैं और इनपुट हम क्या लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं. और आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं. इसको हम आउटपुट वोल्टेज को हम रखते हैं कांस्टेंट. अब हमारा इनपुट करंट कौन सा हो जाएगा, ये इनपुट सर्किट था और ये वाला जो सर्किट था वो मेरा आउटपुट सर्किट था. ठीक है, तो इनपुट करंट इनपुट सर्किट वाली करंट होगी तो वो मेरी कौन सी हो जाएगी, बेस करंट IB हो जाएगी. इनपुट वोल्टेज आपका कौन सा हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज आपका हो जाएगा बेस इमीटर वोल्टेज, ये हो जाएगा BE. और आउटपुट वोल्टेज आपका हो जाएगा आउटपुट सर्किट वाला वोल्टेज, जो हमारा कितना हो जाएगा, VCE हो जाएगा. तो जब हमारा प्लॉट या ग्राफ IB और BBE के बीच में बनेगा तो वो हमारा हो जाएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सिमिलरली अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम जो ग्राफ कर्व जो प्लॉट करते हैं वो हम निकालते हैं आउटपुट करंट हमारी कौन सी हो जाएगी, आउटपुट सर्किट में कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट है, IC हो जाएगी. एंड आउटपुट वोल्टेज हमारा कौन सा था, आउटपुट वोल्टेज है हमारा BCE वोल्टेज. और इसमें हम इनपुट करंट जो है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं. इनपुट करंट हमारी क्या थी, बेस करंट थी.
आई बी, इसको हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह का जब कर्व हम खींचते हैं तो वो हमारा होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, जो बेस करंट होती है वो चेंज होती है कुछ फिक्स वैल्यू तक, और उसके बाद क्या होता है, आईसी, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं आईसी वर्सेस आईसीई का बार बार। ठीक है, इस तरह से हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बनाते हैं। तो अब देखिए जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो ये ग्राफ यहाँ पर मैंने ले ली है बी बी ई, ठीक है, और इसमें मैंने अपनी ले ली है इनपुट करंट आई बी। और ये जब ग्राफ हमारा बनेगा तो ग्राफ जो हमारा बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का। ठीक है, जिस पर हम दूसरा अगर ग्राफ बनाएंगे तो दूसरा ग्राफ जो हमारा आएगा वो भी इस तरह का आएगा। इस पर बी सी ई कॉन्स्टेंट होगा, हमने मान लिया सपोज इस पर 5 वोल्ट होगा, और इस पर मेरा जो बी सी होगा वो कितना हो जाएगा, सपोज 10 वोल्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 0.2, 0.4, 0.6 इस तरह से 0.8, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, तो यहाँ पर हमारी ये जो करंट होती है माइक्रो एम्पियर में होती है, तो हो जाएगा 1, 2, 3। तो ये तो मेरा हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है मेरा, उसकी अगर मैं बात करूँ तो जब हम अपना अपना आउटपुट वाला ग्राफ बनाएंगे तो वो किस किस के बीच में बनेगा, ये देखिए, ये हमने आउटपुट के लिए ले लिया है। इस पर मेरा रहेगा बी सी ई आउटपुट वोल्टेज, इस पर आएगी आउटपुट करंट जो हमारी आईसी करंट है, जो हमारी होती है मिली एम्पियर में। तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर आई बी जो मेरी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सपोज ये मेरा बन रहा है, यहाँ पर जो मेरी आई बी थी वो 10 माइक्रो एम्पियर थी। इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है, ये मेरा बनता है आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सारी वैल्यूज पर मेरी जो आई बी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर होगा सपोज, यहाँ पर आई बी मेरा होगा 30 माइक्रो एम्पियर, इस पर मेरा आई बी होगा 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन बनता है, ये देखिए, एक पार्ट तो ये हो जाता है, तो ये तो मेरा एक्टिव रीजन हो जाता है इसमें, और ये वाला जो मेरा हो जाता है वो कट ऑफ रीजन हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और ये मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, ये हमने दोनों के ग्राफ बना दिए हैं। अब हमें इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक से एक तो इनपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, और एक मुझे किसको डिफाइन करना है, एक मुझे डिफाइन करना है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को। तो सबसे पहले देखिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। इनपुट रेजिस्टेंस की हम जब बात करते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको हम लिख देते हैं आर। ठीक है, स्मॉल आर, और इनपुट के लिए तो आर आई लिख देंगे। दिस इज द रेशियो ऑफ, अगर हम ओम्स लॉ से जानते हैं तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है, जहां से हमारा आर जो आता है V अपॉन आई के बराबर आता है। तो यहाँ पर V तो मेरा हो जाएगा चेंज इन बीई अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, करंट में चेंज हो जाएगा डेल्टा आई बी एट कांस्टेंट BCE। तो ये मेरा हो जाता है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस इज बेसिकली इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज थ्रू द इनपुट वोल्टेज थ्रू द इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, और इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी हैं। तो ये तो मेरा क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। सिमिलरली जब हम बात करेंगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर की, तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखिए दो होते हैं, एक तो आपका होता है अल्फा और एक होता है आपका बीटा। ठीक है, तो ये जो अल्फा होता है मेरा, वो मेरा रेशियो होता है आउटपुट करंट की में चेंज का अपॉन जो हमारी इनपुट करंट होती है आई ई जो होती है मीटर करंट, उसमें रेशियो का होता है एट बी सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये तो मेरा होता है अल्फा। ठीक है, करंट करंट गेन हो जाएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है बीटा मेरा। बीटा जो होता है वो होता है चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट बीसी। ठीक है, इस पे हमारा कांस्टेंट आता है। तो ये मेरा अल्फा हो गया है और ये मेरा बीटा हो गया है, दोनों ही मेरे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब मेरा हो गया दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में मुझे क्या बताना है कि मेरा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो किस तरह से काम करता है एज अ ऑक्सीलेटर, वो मुझे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं उसका डायग्राम बना लूँ। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये ट्रांजिस्टर ले लिया है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर हो जाएगा, ये एमिटर हो जाएगा, इधर ये बेस हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, इस बेस को इस तरह से लेकर जाते हैं और इसको हम एक कॉइल से जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस कॉइल को हमने नाम दे दिया है T1, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है बैटरी से इस तरह से, और ये इमिटर वाला जो हो जाएगा वो तो ग्राउंडेड हो जाता है इस तरह से। ये मेरा प्लस हो गया, ये मेरा माइनस हो गया। अब यहाँ से जब मैं कलेक्टर से लेके जाती हूँ इसको, यहाँ से एक और मेरे पास कॉइल हो जाएगी इस तरह से, ये कॉइल जुड़ी हुई है। और इस कॉइल के पैरेलल में मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया है इस तरह से, ये कैपेसिटर है। और ये कॉइल है जिसको मैंने नाम दे दिया है T2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3 हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया है। अब इनको हम जोड़ देते हैं इस तरह से, यहाँ पर भी एक स्विच होगा, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो स्विच भी लगा सकते हो, ठीक है। S1 स्विच यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है और यहाँ पर हम एक और कॉइल इस तरह से लगाते हैं, ये यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कपलिंग बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं दो कॉइल्स के बीच में, जिससे हम क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर हमें मिलता है आउटपुट, ये जो T2 है यहाँ पर हमें मिलेगा आउटपुट। तो अब देखिए हमसे पूछा गया है कि सेल्फ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन हमें निकालने हैं, मतलब वो ऑक्सीलेटर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीलेटर का काम क्या होता है। ऑक्सीलेटर का काम होता है बिना इनपुट, सेल्फ सस्टेन का मतलब होता है बिना इनपुट के ऑक्सीलेट करना, ठीक है, वो होता है सेल्फ सस्टेन। और ऑक्सीलेटर का काम होता है जो डीसी सिग्नल होते हैं हमारे, उनको वो कन्वर्ट करता है, डीसी जो सोर्स होते हैं उससे जो करंट फ्लो हो रही होती है उसको वो चेंज करता है, उसको चेंज करता है वो एसी में। डीसी मेरा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल जो करंट फ्लो हो रही है एक किसी भी डीसी सोर्स से, जो यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो हो रही है किसी भी डीसी सोर्स से, उसको वो कन्वर्ट करता है एसी वेव फॉर्म में। और एसी वेव फॉर्म मेरी क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होती है, ठीक है। और ये मेरी जो होती है किसी भी डिजायर फ्रिक्वेंसी की हो सकती है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये एक सेल्फ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की तरह काम करता है, इसका मतलब इसमें मुझे इनपुट देने की जरूरत नहीं है। जो आउटपुट होता है ऑक्सीलेटर का वो सेल्फ सस्टेन्ड होता है, किसी भी तरह के नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, ठीक है। कोई भी हमें इनपुट सिग्नल नहीं देना है, डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि सेल्फ सस्टेन्ड ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है। अब देखिए जब स्विच S1 को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। सबसे पहले S1 जो स्विच है उसको हमने क्या कर दिया है, हमने उसको ऑन किया। जब हम उसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, कलेक्टर करंट जो होगी वो फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। ये कलेक्टर है, ये इमिटर है, ये बेस है। तो यहाँ से कलेक्टर करंट जो है IC जो है वो फ्लो होने लग जाएगी, वो फ्लो होना स्टार्ट करेगी और वो फ्लो होकर कहाँ पहुंचेगी, T2 में पहुंचेगी, ठीक है। रीच एट कॉइल T2, T2 में पहुंच के करंट जो होगी वो फुल एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगी, ठीक है। फुल एम्पलीट्यूड में पहुंचेगी, अपने फुल A इज फॉर एम्पलीट्यूड, ठीक है, फुल एम्पलीट्यूड में पहुंच के। लेकिन ये जो फुल एम्पलीट्यूड में पहुंचती है वो ग्रेजुअली पहुंचती है, फुल एम्पलीट्यूड। और ये फुल एम्पलीट्यूड में बहुत ग्रेजुअली पहुंचती है, एकदम इंस्टेंटली अपने फुल एम्पलीट्यूड में नहीं पहुंचती है। अब क्या होगा, यहाँ पर T1 और T2 के बीच में क्या है, कपलिंग है, तो इंडक्टिव म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट है इमिटर सर्किट में, ठीक है, वो बहने लगेगी, इमिटर सर्किट में करंट बहने लगेगी ड्यू टू इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। हमारी जो इमिटर में जो करंट है वो फ्लो होने लग जाएगी, फ्लो करंट आई इन इमिटर। तो देखिए अब हमें इनपुट मिल गया, क्योंकि ये वाला इधर वाला जो सर्किट होता है बेस इमिटर वाला, ये इनपुट सर्किट होता है, और ये वाला जो सर्किट होता है ये आउटपुट सर्किट होता है। तो देखिए अब इनपुट करंट फ्लो होने लगी है हमारे पास, जबकि हमने किसी भी तरह का कोई इनपुट नहीं दिया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फीडबैक, हमें मिला है फ्रॉम इनपुट, फीडबैक फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एक वो मैकेनिज्म होती है जिसमें आउटपुट पावर का कोई छोटा सा पार्ट जो होता है वो इनपुट में चला जाता है पावर को स्टार्ट करने के लिए। तो हमें इनपुट देना नहीं पड़ता, आउटपुट का ही कुछ पार्ट जो होता है वो इनपुट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसमें काम करती है, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्या हुआ, इमिटर में करंट हो गई है। अब इमिटर में जो करंट होगी वो भी अपने फुल एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगी, ठीक है, वो भी अपने
फुल एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगी, दोनों अपने फुल एम्पलीट्यूड तक पहुंच गई हैं। अब क्या हो रहा है कि मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो हो रही है फ्लो हो रही है, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो हो जाएगा वो सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, जितनी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती थी वो फ्लो होने लगी, तो अब मेरा ट्रांजिस्टर जो आ जाएगा वो सैचुरेशन में आ जाएगा, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो स्टेटिक हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा, एक तो सैचुरेशन की कंडीशन हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, स्टेटिक हो जाएगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा। अब क्या होगा कि T2 से T1 को फीडबैक मिल रहा है, तो इमिटर करंट जो हो जाएगी वो उसका फॉल होने लगेगा। ठीक है, इमिटर करंट का जैसे ही फॉल होने लगेगा, तो हम एक उस स्टेज पे पहुंचते हैं, एक उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर IC और IE जो है वो सीज हो जाती हैं, फ्लो होने से सीज हो जाती हैं, और हम क्या हो जाते हैं, फाइनली कट ऑफ की कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, पहले दोनों करंट जो भी अपनी फुल एम्पलीट्यूड तक पहुंचेंगी, फिर जब मैक्सिमम फ्लो होने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। जब सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी तो हमें क्या पता चल रहा है कि T2 से T1 को क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, इससे इसको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरी IC और IE करंट है, IC और IE करंट वो सीज हो जाएंगी, और जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ की कंडीशन आ जाएगी। अब मतलब हमारा ट्रांजिस्टर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गया है कट ऑफ कंडीशन में। अब वापस से ये प्रोसेस जो होता है बार बार रिपीट होता रहता है, और इससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर एक क्या जोड़ रखा है, कैपेसिटर जोड़ रखा है, और एक इंडक्टेंस जोड़ रखा है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, हम इससे टाइम टेकन निकालते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगता है सैचुरेशन की कंडीशन में, इसके लिए हमने इसको ये जो सर्किट है इसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं। ये वाला जो सर्किट है जिसमें हमने टैंक सर्किट, ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है फाइनली वो आती है 1/2 पाई √LC। ये मेरी फ्रीक्वेंसी आती है, और हमें आउटपुट जो होता है वो मिलता रहता है। ये मैकेनिज्म हो गई है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की, जब वो एक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।